नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं 2024 का जो चुनाव है उसकी जो अपोजिशन की तरफ से, विरोधी दलों से जोर शोर से तैयारियां शुरू है उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा। और ये बात इसलिए करूंगा कि पिछले एक महीने से जो तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी वो अचानक ठप हो गई है। पिछले एक हफ्ते से ना कोई 24 के बारे में बोल रहा है, अगले लोकसभा चुनाव के बारे में ना कोई बोल रहा है, ना उसके लिए कुछ मीटिंग हो रही है, ना कुछ चर्चा हो रही है। आपको याद होगा 10 दिन पहले जब ममता बनर्जी चुनाव जीतने के बाद पहली दफ़ा दिल्ली आ गई तो उन्होंने बहुत सारे विरोधी नेताओं से मीटिंग की थी और ममता मीटिंग ले रही थी, उसे देखकर डरे हुए राहुल गांधी ने भी मीटिंग बुलाई थी। बहुत सारे विरोधी दल उनके भी साथ थे। उनसे भी पहले शरद पवार जी ने कुछ विरोधी दल की मीटिंग और नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। तो वहाँ से यानी 1-1.5 महीना हो गया कि 2024 की तैयारी जोर शोर से चल रही है। लेकिन एक बात अजीब है कि आप जो लड़ाई लड़ना चाहते, जीतना चाहते और मोदी जी और बीजेपी को हराना चाहते, तो ये लड़ाई अगर आपको जीतनी है तो जो बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड है, यानी जहां बीजेपी की ताकत है, आज बीजेपी की सरकार 2 बार लोकसभा चुनाव जीतकर सरकार बनी है, तो वो जिस इलाके से बनी है, जो राज्यों से बनी है, वहाँ आपको ताकत बनानी पड़ेगी। वहाँ से आपको कोई ताकतवर पार्टी फोर्सेस आपके इकट्ठा आने चाहिए। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा। देखो, यूपी में 80 लोकसभा की सीटें, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें। आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान इकट्ठा करें तो 90 सीटें होती है। इसका मतलब सीधा एक है कि ये बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड है। मैंने जो स्टेट्स आपको बताई 6-7, वहाँ 210 सीटें हैं लोकसभा की, 210 सीटें। अब महाराष्ट्र में 48 और कर्नाटक के 28, उसमें से 50-60 सीटें ऐसी है कि जहाँ बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। हम वो समझो कुछ 50 और 75 सीटें, उसमें से 70 सीटें अगर इसमें डाल दे या 60 सीटें भी डाल दे कि जहां बीजेपी स्ट्रांग होल्ड हम मानते हैं, तो वही लोकसभा की आधी सीटें निकल जाती है। तो बची आधी सीटें, यानी बीजेपी का बिल्कुल स्ट्रांग होल्ड है। और कहीं से थोड़े इधर उधर से, हरियाणा से आते, पंजाब से आते, हिमाचल से आते, उत्तराखंड से आते, झारखंड से आते, वो छोड़िए, वो और 20-30-40 सीटें आप पकड़ेंगे तो 300 से ज़्यादा सीटें ऐसी है। आज भी बीजेपी ने जीती है तो 300 से ज़्यादा सीटें ऐसी है कि जहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। और बीजेपी 2 नंबर से हारी, ऐसी सीटें अगर हम निकालें तो कम से कम 370-80 सीटें आपको ऐसी मिलेगी कि जिसको बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाएगा। तो इन 380 या कम से कम 400 सीटें आप मान लो कि जहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, वहां अगर विरोधी दल पूरी ताकत से लड़ नहीं सकते तो बीजेपी को सत्ता से हटाना मुश्किल है। क्योंकि बीजेपी वो सीटें जीती, इतनी भी बात नहीं है। बीजेपी का वो स्ट्रांग होल्ड है, यानी ताकत है बीजेपी के वहाँ। बीजेपी पूरी ताकत झोंक देती है तो उसमें से सीटें निकालती है। अब चुनाव हारा या जीता कैसे जाता है कि जो सीटें आप लड़ सकते हैं उसमें से जीत सकते हैं, वरना आप लड़ते हैं हार जाते हैं। शायद आप दूसरे किसी को वोट काट कर हरा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार खड़ा करने से सीट जीती नहीं जाती। आपको वो सीट लड़ानी पड़ती है, लड़नी पड़ती है। और लड़ना है इसका मतलब आपको उधर स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और बीजेपी के पास ऐसी 400 सीटें हैं जो वो अपनी ताकत पर लड़ सकते हैं।
अब जो 2024 के लिए इकट्ठा होना चाहती है जो पार्टियां, उनकी ऐसी ताकत कहाँ है? हम मान लेते हैं कि भाई बंगाल में ममता दीदी 42 सीटें हैं, वहाँ पूरी ताकत से लड़ सकती है। तमिलनाडु ले लो, 39 सीटें, 40 सीटें, पुदुचेरी पकड़कर वहाँ डीएमके पूरी ताकत से लड़ सकती है, पूरी ताकत से लड़ सकती है। तो ऐसी कितनी, अब हम यूपी में जाएंगे तो यूपी में अखिलेश और मायावती ये दोनों इकट्ठा आ जाते तो बीजेपी से तगड़ी फाइट दी जा सकती है, लड़ाई हो सकती है। लेकिन वो इकट्ठे हुए फिर भी हमने देखा कि वो 15 सीटों से ज़्यादा नहीं ले पाए 2019 में। तो उनके साथ अगर कांग्रेस भी चली जाए तो तगड़ी फाइट हो सकती है। तो इस ढंग से लड़ने वाली सीटें अगर अपोजिशन यूनिटी 400 के आसपास ले जाए, 350 अगर कर दे, तो भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो हम आज तैयारियां देख रहे हैं, हम तैयारियां देख रहे हैं, मीटिंगें हो रही है, बड़े बड़े नेता अपोजिशन के बिगर भाजपा पार्टी वाले नेता इकट्ठा आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें उतनी सीटें हमें नज़र आती है? नहीं आती, नहीं आती। तो इसलिए बात यह कि बीजेपी, और एक बात है कि तमिलनाडु हो तो बीजेपी कोई ताकत नहीं है, केरल में बीजेपी की कोई ताकत नहीं है, तो वो बात ही छोड़ दो। जहां बीजेपी लड़ ही नहीं पाएगी, वैसी अगर 100 सीटें हम छोड़ दें तो बाकी जगह जहां, अब आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तेलंगाना में थोड़ी कुछ बीजेपी की ताकत है, लेकिन आंध्र में नहीं है। तो आंध्र की कम से कम मुझे लगता है कुछ 25 सीटें हैं। तो ऐसे सीटें निकाल दे तो बीजेपी के लिए 125-150 सीट छोड़ दो आप, तो बचती है 400 सीटें, और वहाँ बीजेपी से टक्कर देनी पड़ेगी। और वो टक्कर देने के लिए कितनी विरोधी दल इकट्ठा हो जाते हैं, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, ये स्टेट अगर हम ले लें, उत्तराखंड छोटा है लेकिन पंजाब, ऐसे स्टेट ले लें, तो वहाँ डायरेक्टली बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई हो सकती है। तो यहाँ बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो और कोई छोटी पार्टियाँ हो, वो कांग्रेस के पीछे पूरी ताकत से खड़ी होनी पड़ेगी। उसी तरह से बंगाल में अगर कांग्रेस ये सीटें दो, इतनी सीटें दो, ऐसा झगड़ा ना करते हुए पूरी ताकत झोंक कर ममता के पीछे खड़ी हो जाए, डीएमके के पीछे खड़ी हो जाए तमिलनाडु में, या केरल में जो कोई लेफ्ट पार्टीज है उनके साथ कांग्रेस खड़ी हो जाए, तो बीजेपी के लिए लड़ाई आसान नहीं रहती। और हमने देखा यूपी में अगर कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी इकट्ठी हो जाए तो भी बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से बीजेपी नहीं जीत पाएगी। इसलिए हमको ध्यान कहाँ देना पड़ेगा, यानी अपोजिशन को ध्यान कहाँ देना पड़ेगा कि बीजेपी का जो स्ट्रांग होल्ड है, जहाँ बीजेपी ताकतवर है, वहाँ हम उसको हराने के लिए कितनी ताकत इकट्ठा कर सकते हैं। और ये जगह है यूपी और बिहार। अच्छा, बिहार में हमने देखा है कि कांग्रेस और लालू की पार्टी जो आरजेडी, तेजस्वी यादव तगड़े खड़े हो सकते, लेकिन पासवान का ग्रुप उनके साथ चला जाए तो और तगड़ी लड़ाई हो जाती है। क्या वो हो सकता है? अगर बीजेपी जहां ताकतवर है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, ये जो स्टेट है, बिहार, उसमें अगर अपोजिशन ताकत से नहीं इकट्ठा हो जाता तो 24 तक उनको हराना मुश्किल है। और इसलिए ये लोग मीटिंगें ले रहे हैं, जोर जोर से मीटिंग ले रहे हैं, उसका कवरेज भी मीडिया दे रहा है, बहुत बवाल हो रहे हैं, घोषणाएं हो रही है, लेकिन गर्जना से काम नहीं होता। ग्राउंड लेवल पर आपको आपका संगठन होना चाहिए। अभी यूपी में हमने देखा कि जिला पंचायत के चुनाव हो गए, ब्लॉक लेवल की जो कमेटी है उसके चुनाव हो गए, वो तो बड़ी भारी तादाद में बीजेपी ने जीत लिए,
और 11 से ज़्यादा जिले ऐसे हैं कि वहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट खड़े तक नहीं हुए। अब जो 11 जिलों में आपके उम्मीदवार लड़ने की हिम्मत भी नहीं रखते, तो आप लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर कैसे लड़ाई करेंगे? इसलिए मुझे आज लगता है कि सबकी नज़रें जो है वो लगी है अखिलेश और मायावती पर। क्या फिर से आपको मालूम है पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती अखिलेश साथ आ गए थे, जोर शोर से उन्होंने महागठबंधन की घोषणा की थी, लेकिन रिजल्ट के बाद 2 महीने में वो गठबंधन टूट गया। अब जो अनुभव दोनों को मिला है उसके बाद क्या वो इकट्ठा आ सकते हैं, या मायावती को छोड़कर बाकी सब कांग्रेस, समाजवादी वगैरह पार्टियां इकट्ठी हो जाती है, तो बीजेपी से लड़ने के लिए वो उतने ताकतवर होते हैं क्या? अगर नहीं होते तो बीएसपी वोट कटुआ हो जाती है, और वो 80 सीटें हैं, जो 80 सीटें हैं यूपी में, वहाँ बीजेपी का पारडा टोटली भारी हो जाता है। जैसे उन्होंने 2014 में 80 में से 73 सीटें जीती थी, 73 सीटें। तो सोचना ये पड़ेगा सबको, और शायद वो सोचते भी है कि कैसे हम सब इकट्ठा हो गए, लेकिन उससे फ़ायदा क्या? दिल्ली की तख्त का रास्ता अगर यूपी होकर निकलता है तो यूपी में बीजेपी को झटका देना पड़ेगा, हराना पड़ेगा। और अगर वो करना है, उस रास्ते से जाना है, तो उसके लिए मायावती और अखिलेश को साथ लाना पड़ेगा। और वो साथ लाना है तो क्या करे? हमने देखा है कि जो बीच में मीटिंगें हुई उसमें 1-2 मीटिंग में अखिलेश का प्रतिनिधि हाजिर था, शायद अखिलेश भी आए थे, लेकिन मायावती कहीं भी नहीं है। एक आध मीटिंग में मायावती का प्रतिनिधि, बीएसपी का प्रतिनिधि हाजिर था, लेकिन जो कुछ कांग्रेस प्रणीत आंदोलन हो रहे हैं, भूमिकाएं घोषित की जा रही है, उसमें बीएसपी आती नहीं है, बीएसपी अलग से बैठी है। दूसरी बात, जो कुछ राहुल गांधी या कांग्रेस तय करती है उसमें ममता की पार्टी हाजिरी नहीं देती, यानी जंतर मंतर हो या और कहीं हो, वहाँ ममता की पार्टी ने हाजिरी नहीं लगाई, वो उनके साथ शामिल नहीं हुए। हाँ, ममता दीदी सोनिया से जाकर मिली। अब दूसरी बात है, ममता भी खुद अगर अखिलेश और मायावती से बात करे तो बात बड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि ममता जितनी ताकतवर है उतने ही लड़ाकू और ताकतवर अखिलेश और मायावती है। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि बीएसपी यानी मायावती और अखिलेश और ममता, इन तीनों की कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। शायद हो सकता है कि ममता आज भी इन दोनों पर यानी अखिलेश और मायावती पर नज़र गड़ाए बैठी है कि कब ये 2024 के लिए इकट्ठा आने के लिए राज़ी होते। इसलिए मुझे लगता है कि बाकी कितनी पार्टियां इकट्ठा हो जाती है, मीटिंग लेती है, उससे कोई मतलब नहीं। सबकी नज़र अगर कहीं है तो वो अखिलेश और मायावती पर है। देखते हैं अगले कुछ महीनों में क्या होता है। 2022 के चुनाव में यूपी का जो निकाल आ जाए, रिजल्ट आएगा, उसके बाद 2024 के लिए हमको दिशा मिल सकती है। और उसके बाद जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसका रिजल्ट जो आएगा उस पर 2024 का रिजल्ट निर्भर रहेगा। अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।